स्वस्थ धरा तो खेत हरा। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है और झुमकी बहन की तरफ से जोहार। किसान भाइयों, अभी वक्त हो चला है कृषि समाचार का, तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार और लेते हैं कृषि से संबंधित ढेरों जानकारियाँ। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। जलाशय मत्स्य योजना के तहत रांची जिला के जलाशयों में होगा अंगुलिकाओं का संचयन। छोटे फल वृक्ष के पौधे रोपने के लिए खोदें अनुशंसित आकार वाले गड्ढे। झारखंड में सूकर पालन से अच्छी आमदनी के लिए पालें T&D नस्ल के सूकर। अब समाचार विस्तार से। रांची जिला के विभिन्न जलाशयों में ग्रास कॉर्प और मेजर कॉर्प की मछली अंगुलिकाएं संचित करने के लिए जलाशय मत्स्य योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत प्रति 1000 ग्रास कार्प मछली अंगुलिकाओं के लिए 1500 रुपये और प्रति 1000 मेजर कार्प मछली अंगुलिकाओं के लिए 500 रुपये निर्धारित है। जो प्रशिक्षण प्राप्त मत्स्य बीज उत्पादक रांची के विभिन्न जलाशयों में इन मछली अंगुलिकाओं की आपूर्ति करना चाहते हैं, वे जिला मत्स्य कार्यालय डोरंडा रांची में 24 मई 2016 तक अपना आवेदन प्रपत्र जमा कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में सौर्यकरण विधि द्वारा खेत में बेड बनाकर उसका उपचार कर लिया जाए तो बरसात में की जाने वाली सब्जी फसलों सहित बरसाती प्याज का भी बिचड़ा तैयार किया जा सकता है। किसान भाइयों, बरसात के दिनों में जो भी आप बैगन, टमाटर, मिर्चा, शिमला मिर्चा, फूलगोभी, बंधा गोभी, सभी का ब्रोकली, सभी का जो आप बरसात के दिन में खेती करते हैं उसमें सभी का आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो किसान भाई बरसाती प्याज का खेती करते हैं उसका भी जो है बिचड़ा जो है उत्पादन उसमें कर सकते हैं। जो फल वृक्ष छोटे होते हैं उनकी जड़ें कम फैलती हैं। किसान ऐसे फलों के पौधे लगाने के लिए छोटे आकार का ही गड्ढा खोदें। इसके लिए 60 सेंटीमीटर लंबा, 60 सेंटीमीटर चौड़ा और 60 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोदें और उसमें दीमक नाशी दवा डाल दें। जिन फलों के वृक्ष बड़े होते हैं उनकी जड़ें ज़्यादा फैलती हैं, इसलिए इन फल वृक्षों के पौधरोपण के लिए बड़े गड्ढे खोदने की आवश्यकता है। लेकिन छोटे फल वृक्षों की जड़ें कम फैलती हैं, इसलिए इनके पौधरोपण के लिए छोटे गड्ढे खोदना चाहिए जिसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई 60-60 सेंटीमीटर हो। नवजात पौधों की जड़ों को दीमक से बचाने के लिए पौधा लगाने के लिए खोदे गए गड्ढों में दीमक वाली दवा डाल दें। किसान भाई फल बाग लगाना चाहते हैं तो उनको गड्ढे के आकार के बारे में जानकारी थोड़ी कम होती है, जिससे वो एक छोटा गड्ढा बना देते हैं और उसके फल वृक्ष आगे अच्छी वृद्धि नहीं कर पाते हैं। तो मैं किसान भाइयों को इस बारे में बताना चाहूँगा कि जो गड्ढे का आकार है, जो बड़े फल वृक्ष हैं आम, लीची, कटहल, इमली, इसमें जो है गड्ढे का आकार वो 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा होना चाहिए, जिससे कि आपकी जो पौधा की जड़ है वो अच्छी तरह से विकसित कर पाए और उससे जो आप उसमें गड्ढे में जो आप न्यूट्रिएंट डालेंगे उसको अवशोषित कर पाए। सूकर पालन स्वरोजगार का एक ऐसा माध्यम है जो कम पूंजी में अधिक मुनाफा देता है। झारखंड के जो ग्रामीण सूकर पालन से जुड़ना चाहते हैं वे झारखंड के लिए अनुशंसित उन्नत नस्ल वाले सूकर पालें। आइए उन्नत नस्ल वाले सूकर के संबंध में जानते हैं पशु विशेषज्ञ की सलाह। किसान भाइयों, झारखंड में सूकर पालन करना है तो आपको सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा कौन वेराइटी को आप चुनेंगे। तो इस बारे में हमारे पास जो अवेलेबल अब निकटस्थ जो संग्रहशाला जहाँ से आप सूकर ले सकते हैं, ये रांची वेटनरी कॉलेज है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद रांची का जो प्लांडुका सेंटर है, यहाँ से आप ला सकते हैं। इसमें हमारे पास T&D एक वेराइटी है जिसको क्रॉसब्रेड हम बनाया है, टेम और देशी का मिलन करके। ये वेराइटी सबसे कामयाब है झारखंड के लिए, ये आप ले सकते हैं। अपने हाथों से मूंगफली का दाना निकालना काफी श्रम साध्य कार्य है। इसमें काफी समय भी लगता है। राज्य के किसान मूंगफली से दाना निकालने के लिए ग्राउंडनट डिकोटिनेटर नामक कृषि यंत्र की सहायता ले सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 5 क्विंटल प्रतिदिन है।
आज हम जानेंगे मिर्च फसल में पत्ती अंगमारी और फल सड़न रोग के रोकथाम के उपाय के बारे में। किसान भाई, आप अगर मिर्च फसल की खेती कर रहे हैं तो इस फसल में लगने वाले रोग पत्ती अंगमारी और फल सड़न के रोकथाम के लिए 0.02% मैंकाजोब या कैप्टॉन नामक दवा से बने घोल का फसल पर छिड़काव करें। साथ ही खेत में जल निकास की अच्छी व्यवस्था रखें ताकि फल सड़न ना हो। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1900 रुपए से 2000 रुपए, चावल मध्यम 2250 रुपए से 2850 रुपए, चावल उत्तम 3100 रुपए से 6000 रुपए, गेहूं 1900 रुपए से 3000 रुपए, चना 5800 रुपए से 6300 रुपए, दाल अरहर 1200 रुपए से 13400 रुपए, दाल मसूर 6800 रुपए से 7500 रुपए, दाल चना 6700 रुपए से 7400 रुपए, सरसों तेल 10,000 रुपए से 11,500 रुपए, चीनी 3,800 रुपए से 3,880 रुपए, आलू 1,150 रुपए से 1,350 रुपए और प्याज 850 रुपए से 1,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें आपको जानकारी मिली मौसम के बारे में, मंडी के भाव के बारे में और खेती बाड़ी के बारे में। किसान भाइयों, जानकारी हमारे पास और भी है, लेकिन अभी वक्त चला है एक छोटे से विराम का। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ। विराम के बाद आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, हम आपके लिए आज बहुत सी जानकारी लेकर आए हैं। आज हम जो बताने जा रहे हैं वो अभी आने वाले समय में हमारे किसान भाई मक्के की खेती करेंगे। तो किसान भाइयों, पता है, अगर मक्के की हम लोग खेती कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा प्रभेद का हम लोग चुनाव करें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने विशेषज्ञ से सलाह लें। तो आइए किसान भाइयों, हम लोग देखते हैं मक्के की उन्नत खेती के लिए प्रभेद का चयन, लेते हैं विशेषज्ञ से सलाह और लाभ उठाते हैं। वर्तमान समय में मक्का को कॉर्न, पॉपकॉर्न, स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न जैसे कई रूपों में पहचान मिल चुकी है। बाजार में बढ़ती मांग और उपयोगिता के कारण मक्के की खेती राज्य में बड़े पैमाने पर की जाती है। खरीफ के मौसम में उपजाई जाने वाली फसलों में मक्का धान के बाद सर्व प्रमुख फसल है। मक्के की खेती लगभग सभी प्रकार की कृषि योग्य भूमि में की जा सकती है, लेकिन उत्तम जल निकासी वाले जीवांश युक्त मिट्टी इसकी खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। खरीफ के मौसम में मक्के की खेती के लिए खेत की अच्छी तरह से जुताई कर उसमें गोबर का कंपोस्ट डालें और खेत को पाटा लगाकर समतल करें। अम्लीय मिट्टी होने की स्थिति में 3 से 4 क्विंटल चूना प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालें। का जो है धान के बाद खरीफ में दूसरा मेन फसल है, जो खेत के तैयारी
एक दो हल से करना चाहिए। उसके बाद खेत के तैयारी के समय ही 100 से 150 किलो गोबर का कंपोस्ट और उसमें सॉइल एसिडिटी को दूर करने के अम्लता को दूर करने के लिए 3 से 4 कुंटल पर हेक्टेयर चूना का व्यवहार करना चाहिए, जिससे कि खेत उनका भुरभुरी हो जाए, पूरा एकदम पटेला लगाकर उसको बराबर कर लेना चाहिए। उसके बाद आता है कि सीड 1 हेक्टेयर में 20 केजी प्रति हेक्टेयर लगता है। उसके बाद बीज को उपचारित करना है, थीराम, कैप्टन या बेवेस्टिन जो भी किसान भाइयों को बाज़ार में मिले उसको 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज का उपचारित करना चाहिए। अच्छी फसल के लिए बीज का अच्छा होना काफी जरूरी है। खरीफ के मौसम में मक्के की उपज के लिए सुआन कंपोजिट 1, HQPM 1, बिरसा मक्का 1, बिरसा मक्का 2, शक्तिमान मक्का 1, शक्तिमान मक्का 2, शक्तिमान मक्का 3, शक्तिमान मक्का 4, गंगा कावेरी का 101, पायोनियर का P477 प्रमुख अनुशंसित किस्में हैं, जिनकी उपज क्षमता औसतन 35 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। खरीफ मौसम में जो प्रजाति है उसको किसान भाई लगाएं, जैसे है कंपोजिट, स्वान कंपोजिट 1, HQPM 1, उसके बाद गंगा कावेरी का 101, पायनियर का P477। ये जो है इनकी जो उपज क्षमता है 40 से 45 कुंटल पर हेक्टेयर है, जो ये प्रजाति 75 से लेके 110 दिन की है। उसके बाद बिरसा मक्का 1, बिरसा मक्का 2 ये जो है 85 से लेकर 75 दिन के है, इसकी 35 से 40 कुंटल पर हेक्टेयर ये उपज प्राप्त होती है। मक्के की फसल खरपतवारों से प्रभावित होती है। समय पर खरपतवार नियंत्रण के उपाय नहीं करने पर मक्के की उपज में काफी कमी आ जाती है। घास एवं चौड़ी पत्ती वाली खरपतवारों के नियंत्रण के लिए एट्राजिन नामक दवा का प्रयोग काफी लाभदायक होता है। इसका छिड़काव बुआई के 1 से 2 दिन के अंदर करना चाहिए। खरपतवार एक मेजर समस्या है जो किसानों को बहुत बड़ा परेशानी होती है और उसमें बहुत सारा उनका रुपया पैसा खरपतवार में मजदूरी में चला जाता है। उसको नियंत्रण करने के लिए एट्राजिन 50% 1 से 1.5 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से 600 से 700 लीटर पानी में घोल बनाकर बुआई के 2 दिन के बाद उसको पूरा 1 हेक्टेयर में स्प्रे करना चाहिए, जिससे खरपतवार का नियंत्रण हो जाता है। मक्के की फसल को धब्बेदार तना छेदक कीट काफी प्रभावित करता है। यह पौधे की पत्तियों और तना को नुकसान पहुंचाता है, जिससे पौधों की बढ़वार प्रभावित होती है और दाने नहीं बन पाते हैं। इसे डेड हार्ट भी कहा जाता है। इसके नियंत्रण के लिए कार्बोफ्यूरॉन, मोनोक्रोटोफॉस जैसी दवाइयाँ काफी कारगर साबित होती हैं। जो है इसमें एक तना छेदक मुख्य रूप से इसमें लगता है, जो इसमें मेजर ये इसके जो शिशु हैं उसके पत्ती के 15 से 20 दिन के बाद उसके अग्र भाग में इसका पत्ती को खा जाते हैं, जिससे उसका अगला भाग जो है सूख जाता है, जिसको डेड हार्ट बोला जाता है। उसका कंट्रोल के लिए कार्बोफ्यूरान एक दवा है, कार्बोफ्यूरान 3G, उसका 10 से 15 दाना पर पौधा में उसके ऊपर भाग में उसको डाल दें तो उसे कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद एक धड़कन एक दवा है, उसको 2 मिलीलीटर दवा को 1 लीटर पानी में घोल के स्प्रे करने से भी कंट्रोल होता है। अगर ये दवा नहीं मिले तो मोनोक्रोटोफॉस ये 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल के स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद एक रिजेंट का भी आता है लिक्विड दवा, उसको भी 2 मिलीलीटर प्रति लीटर दवा पानी में उसको स्प्रे कर सकते हैं। मक्का की भरपूर उपज लेने के लिए संतुलित मात्रा में खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग आवश्यक है। 1 हेक्टेयर में मक्के की अच्छी फसल के लिए करीब 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा बुआई के समय और नेत्रजन का डोज तीनों भागों में देना चाहिए। पहली मात्रा बुआई के समय, दूसरा बुआई से 30 दिनों के बाद और तीसरी मात्रा मक्के में बाल निकलते वक्त देना चाहिए। मक्के की खेती के लिए खाद प्रबंधन बहुत ही ज़रूरी है, जो 120 किलोग्राम नाइट्रोजन और 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर लगता है। जो यूरिया का जो नाइट्रोजन का जो डोज है उसको 3 भाग में देना चाहिए। पहला जो है बुआई के समय और दूसरा जो है बुआई के 30 दिनों के बाद और तीसरा जो धनबाल निकलता है उस समय देना चाहिए। और फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा बुआई के समय ही देना चाहिए। ऐसा करने से किसान को अच्छी उपज में बढ़ोतरी होती है।
अच्छी उपज के लिए बीजोपचार अवश्य करें। बीजोपचार से फसल में रोगरोधी क्षमता बढ़ती है और दाने पुष्ट होते हैं। इसके लिए किसान भाई कैप्टॉन, थीरम, वेबस्टीन जैसी दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं। बीजोपचार बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे उसमें फफूंद वाली जो जितनी भी बीमारियां होती है उससे दूर हो जाता है। अगर किसान भाई शुरू में ही अपने बीज को उपचारित कर देंगे तो आगे आने वाले दिनों में उसमें बीमारी होने का चांस कम रहता है। जिसके लिए हम 3 दवा है, उसके लिए कैप्टान, थीराम या वेबस्टीन जो भी बाज़ार में किसान भाइयों को मिल जाए उसका 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उसको उपचारित करना चाहिए, जिससे आने वाले दिनों में बीमारी की समस्या भी कम होगी और उपज भी अच्छा मिलेगा। सही भूमि और अनुशंसित किस्मों का चयन कर उचित समय पर खरपतवारों एवं कीटों का नियंत्रण कर संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग तथा बीजोपचार कर किसान भाई खरीफ मक्के की अच्छी उपज लेकर अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे मक्के की उन्नत खेती और प्रभेद का चयन। तो किसान भाइयों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी मिली होगी और आप इससे जरूर लाभान्वित होंगे। तो किसान भाइयों, जानकारी और भी है, लेकिन अभी समय हो चला है एक छोटे से विराम का। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। विराम के बाद आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, जानकारी हमारे पास और भी है, तो जानकारी हम देते हैं। किसान भाइयों, आप धान की खेती करते हैं कि नहीं? लेकिन हम लोग को, किसान भाइयों को ये पता नहीं होता है कि कौन सी किस्म की धान हम लगाएं जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। तो इसके लिए ज़रूरी है किसान भाइयों कि हमें अपने वैज्ञानिक विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। तो आइए किसान भाइयों, हम लोग धान की उत्तम किस्मों के जानकारी के लिए देखते हैं, विशेषज्ञ से मिलते हैं और लाभ उठाते हैं। धान झारखंड की मुख्य फसल है। राज्य में कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल के लगभग 78% हिस्से में धान की फसल ली जाती है। वर्षा आश्रित धान की खेती यहाँ उपराऊ, मध्यम एवं निचली भूमि में की जाती है। स्थलाकृति के अनुसार राज्य में ऊपर वाली जमीन टाण और नीचे की जमीन को दोन या दोइन कहा जाता है। भू सर्वेक्षण विभाग के अनुसार टाण और दोन जमीन को 3 अलग अलग समूहों में बांटा गया है। टाण 1, टाण 2 और टाण 3। इसी प्रकार दोन जमीन को भी 3 अलग अलग समूहों में बांटा गया है, जैसे दोन 1, दोन 2 और दोन 3। न केवल झारखंड बल्कि जो पूर्वी हमारे जो है भारत का जो भी प्रदेश है, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, ये सभी में धान जो है पर्याप्त रूप में किसान भाई लेता है। और झारखंड में लगभग 15 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा ही एरिया में जो किसान धान को लेता है। इसमें मुख्य होता है कि किस्मों का चुनाव, कौन कौन सी किस्में ऐसी ली जाएं जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा किसान हमारा जो है उत्पादन ले सके। जैसा कि हम देखते हैं कि झारखंड की ज़मीन जो है कई प्रकार की है। टाण भी है, यहाँ दोन भी है। यहाँ टाण में भी 3 भागों में टाण को भी बांटते हैं, टाण 1, टाण 2, टाण 3। टाण 2 में किसान भाई जो है धान लेता है। टाण 1 में जो बारी लैंड होती है, टाण 3 में किसान भाई कुछ नहीं ले पाता, बड़ी पथरीली। फिर आता है दोन 1, दोन 2, दोन 3। दोन 1 को हम सबसे नीचे वाली जमीन कहते हैं, दोन 2 को बीच वाली मध्यम भूमि कहते हैं और दोन 3 को हम ऊपर वाली भूमि कहते हैं। वर्षा आश्रित धान की खेती करने वाले किसान धान की उन किस्मों का चुनाव करें जो उनके खेत के प्रकार के अनुसार अनुशंसित हो। ऐसे किसान जो टाण 2 प्रकार की जमीन पर धान की खेती कर रहे हैं, वे ऐसी किस्मों का चुनाव करें जो 80 से 90 दिनों के अंदर पककर तैयार हो जाए। वंदना, अंजलि, कलिंगा 3 स्थानीय स्तर पर उपजाया जाने वाला गोड़ा धान और बिरसा विकास धान 108 तथा बिरसा विकास धान 109 ऐसी जमीन के लिए उपयुक्त किस्में मानी जाती हैं। अगर किसान भाई टाण 2 में अगर धान लेना चाहता है
तो हमारे पास जो किस्में 80 से लेकर 85 दिन में और 90 दिन में पककर तैयार होती हैं उसको टाण 2 में ले सकता है। जैसे कि वंदना है, अंजलि है, कलिंगा 3 है। कलिंगा 3 काफ़ी पुरानी हो गई फिर भी ले सकता है। गोड़ा धान भी लेता है किसान जो है लोकल में, गोड़ा धान भी लेता है। बिरसा विकास धान 108 है, 109 है। इन सब किस्मों का चुनाव कर सकता है। उपराऊ भूमि या दोन 3 के लिए कई अनुशंसित किस्में हैं जो तकरीबन 90 से 100 दिनों के अंदर पक कर तैयार हो जाती है। 2-3 दिन के लिए CR धान 40, सहभागी, वंदना, अंजलि, सदाबहार और बीरेंद्र उपयुक्त किस्में हैं। दोन 3 में अगर धान किसान भाई लेना चाहता है ऊपरी भूमि, उपराऊ भूमि, उसके लिए जैसे हमारे संस्थान की किस्म है CR धान 40 है, उसका उपयोग कर सकता है। एक किस्म है सहभागी धान, उसका उपयोग कर सकता है। वंदना है, अंजलि है, सदाबहार है और बीरेंद्र है। दोन 2 के लिए सहभागी और हाल में विकसित की गई किस्म IR 64 सूखा 1 उपयुक्त किस्में हैं। इसके अतिरिक्त किसान भाई नवीन और संकर किस्मों में DRRH 2 का भी चुनाव कर सकते हैं। अब बात आती है दोन 2 में कौन कौन सी किस्में लें। तो एक किस्म जो जैसा कि मैंने बताया सहभागी धान, इस सहभागी धान को हम दोन 3 में भी ले सकते हैं और दोन 2 में भी ले सकते हैं। इसकी खासियत ये है कि ये सूखा सहन करने की इस किस्म में क्षमता है और इसमें क्या है कि ये 110 से लेके 112 दिन में पककर तैयार हो जाता है। इसको या तो हम सीधी बुवाई के द्वारा भी इसका उपयोग कर सकते हैं या फिर हम रोपा के द्वारा भी इसका उपयोग कर सकते हैं किस्म का। तो दोन 2 में और दोन 3 में सहभागी दोनों ही जगह फिट होती है, सीधी बुवाई और रोपा दोनों ही विधि। तो एक नई किस्म अभी रिलीज किया है 2015 में IR 64 सूखा 1 या जिसको IR 64.1 भी कहते हैं या IR 64 नील भी कहते हैं। इसका उपयोग किसान भाई कर सकते हैं। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी सूखा सहन करने का जो गुण है इसमें IR 64 जो हमारा किसान भाई पहले लेता था उसमें डाला गया है। तो अगर समय पर लगभग 10 से 12 दिन अगर बारिश नहीं होती है तब ये किस्म IR 64 सूखा और सहभागी धान ये मरेगी नहीं, जैसे ही बारिश आएगी और ये सर्वाइव हो जाएगी। अब बात आती है कौन कौन से हाइब्रिड हैं, दोन 2 में कौन कौन से हाइब्रिड लें। तो DRRH 2 है, इसका उपयोग कर सकते हैं। दोन 1 सबसे निचली भूमि होती है। इस तरह की जमीन के लिए किसान भाई उन किस्मों का चुनाव कर सकते हैं जो 130 से 150 दिनों में पककर तैयार हों। ऐसी जमीन पर नवीन, ललाट, KRH 2, 6444 स्वर्णा, सांभा मसूरी, राजेंद्र मसूरी जैसी किस्में लगा सकते हैं। अब दोन 1 की बात आती है। दोन 1 को जिसको किसान भाई गढ़ा भी कहते हैं, सबसे नीचे वाली भूमि होती है। इसमें पानी ज्यादा दिन तक रुकता है। इसमें जैसे कि जो किस्में 130 से 150 से 155 दिन में पककर तैयार होती हैं, वो ज़्यादा दिन में जो पकती हैं उनको हम दोन 1 में लेते हैं नीचे वाली भूमि में। जैसे कि अब नवीन भी किसान लेता है, ललाट है और बहुत सारे हाइब्रिड है। हाइब्रिड में जैसे KRH 2 है और आपका प्रो एग्रो 6444 है, PHB 71 है। जो दूसरी किस्में हैं जैसे किसान बहुत लेता है, जानता भी है, स्वर्णा है, सांबा मशहूरी है, राजेंद्र मशहूरी है। ये सारी किस्में 140 से 155 दिन के बीच में पककर तैयार होती हैं। इन किस्मों का किसान भाई जो है दोन 1 में लेता है। वर्ष 2009 में केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र हजारीबाग से विकसित की गई धान की किस्म झारखंड के दोन 2 और दोन 3 के लिए उपयुक्त किस्म है। वर्ष 2015 में IR 64 की ही उन्नत किस्म है IR 64 सूखा 1। IR 64 सूखा 1 एक ऐसी किस्म है जिसमें सूखा सहने की क्षमता है। न कि केवल झारखंड बल्कि पूरे भारत में ज्यादातर जो किसान जो है IR 64 को पसंद करता है, खाने में भी अच्छा होता है, पसंद करता है। उसमें बस यही था कि सूखा सहन करने की कैसे ज्यादा से ज्यादा क्षमता लाई जाए। तो उसमें जो है वो जो पुराना हमारा IR 64 था उसमें सूखा सहन करने वाला एक गुड़ डाल दिया गया है, जैसा कि सहभागी में हम लोगों ने डाला है बस। और उसको उसमें 10 से 12 दिन तक जो है सूखा सहन करने की क्षमता भी आ गई
और क्वालिटी वही रही जो किसान भाई पहले उपयोग करता था। विभिन्न प्रकार की भूमि के लिए अनुशंसित किस्में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कृषि के क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संस्था एवं बीज ग्राम के माध्यम से किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं। कि देखिए किस्में तो हमने बता दी, अब किसान को ये बीज कहाँ से उपलब्ध होगा। तो जैसे हाइब्रिड का तो बाजार में उपलब्ध है, जो हाइब्रिड हमने बताया ये सभी ओपन मार्केट में जो बाजार में उपलब्ध हैं हाइब्रिड के बीज। जो किस्में हैं जैसे हमारा यहाँ अगर झारखंड की बात करें तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय झारखंड है, वहाँ से उपलब्ध हो सकता है इन किस्मों का बीज। दूसरा जो बहुत से जो बीज ग्रोअर्स हैं, एनजीओज हैं, इन किस्मों का जो बीज ग्राम है ये इन किस्मों का बीज का उत्पादन करते हैं और वो किसान को मुहैया कराते हैं राज्य सरकार की तरफ से। तो इन किस्मों का इजीली अवेलेबल है, ऐसा नहीं है जो किस्में हमने बताई हैं कि उनका बीज झारखंड में उपलब्ध ना हो। ये वही किस्में बताई हैं जिनका बीज झारखंड में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। किसान भाई अगर जमीन के प्रकार के अनुसार अनुशंसित बीजों का चुनाव करें तो फसल अच्छी होगी। सीधी बुआई के लिए उपयुक्त किस्मों का चुनाव कर जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के पहले सप्ताह तक बुआई करें। जल्दी पककर तैयार होने वाली धान की किस्मों का चुनाव जमीन के प्रकार के आधार पर करने से फसल कटाई के बाद भूमि की नमी का उपयोग करते हुए दूसरी फसल भी ली जा सकती है। क्यों किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगी ना? हम जानते थे कि ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी और आप भी धान की खेती करने के पहले अच्छी किस्मों का चयन करेंगे तो हमारे किसान भाइयों को लाभ ही लाभ मिलेगा और आपकी आर्थिक स्थिति भी काफ़ी अच्छी होगी और किसान भाइयों की दिशा और दशा दोनों में ही लाभ मिलेगा। तो चलिए किसान भाइयों, चलते चलते बात करते करते समय का पता ही नहीं चला, तो अब समय हो चला है हमें आपसे विदा लेने का। लेकिन विदा लेने के पहले हमेशा हम क्या करते हैं, हम अपना पता बताते हैं और आपसे ये उम्मीद करते हैं कि कृषि से संबंधित कोई भी समस्या हो, जानकारी लेना हो तो हमारे इस पते पर ज़रूर आप संपर्क करें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। किसान भाइयों, तो हमें दीजिए इजाज़त। अगले अंक में हम ढेर सारी जानकारियों के साथ फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।